दोस्तों जैसे धीरे-धीरे रात बढ़ रही थी, तो बहू अपने कमरे से निकलकर पहुँच जाती है अपने ससुर के पास। उसके साथ संबंध बनाती है, संबंध बनाने के बाद फिर वापस अपने कमरे में लेट जाती है। लगातार बूढ़े ससुर के साथ बहू संबंध बना रही थी। इसी बीच में 2 जनवरी 2025 को कुछ ऐसा होता है, रात का समय होता है, घर में सब सो जाते हैं। बहू अपने कमरे से निकलकर पहुँच जाती है अपने ससुर के पास। जैसे ही वो अपने ससुर के साथ संबंध बनाना शुरू करती है, इसी बीच में कुछ ऐसा हो जाता है कि दोनों घटना को ऐसा अंजाम दे देते हैं कि जिससे कि एक हत्या हो जाती है। और वो हत्या का शव को ठिकाने लगाने के लिए पानी की टंकी का प्रयोग किया जाता है। पानी की टंकी में लाश को छिपा दिया जाता है। अब सवाल ये बना हुआ था कि आखिर उस रात को होता क्या है? और जो हत्या की गई थी वो कौन थी? और पानी की टंकी में सबको क्यों छुपाया गया था? ये सब सवाल बहुत ज़्यादा बने हुए थे, लेकिन जब लोगों के सामने ये वजह सामने आई तो हर कोई हैरान और परेशान था, अपने दाँतों के तले उँगलियाँ दबाने को मजबूर था। क्योंकि वजह ही इतनी भयानक थी, रिश्तों को शर्मसार कर रही थी कि आखिर कोई ससुर अपनी बहू के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पुष्पेंद्र सिंह कुशवाहा। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। दरअसल आज की जो सच्ची घटना है, ये घटना है जनपद कुशीनगर, उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है। यहीं पर जटहाँ बाज़ार थाना है। वहीं का एक निवासी होता है अरहौली टोला सगौली का, जिसका नाम होता है गुरु यादव। उम्र होती है 50 साल। पेशे से ये चौकीदार होता है। ये 2 जनवरी को अब घर आता है, घर पर कोई दिखता नहीं है। अपनी बहू से पूछता है कि तुम्हारी सासू माँ कहाँ गई हैं? इसी बीच में वो बहू जवाब देती है कि सासू माँ दरअसल एक बाइक सवार के साथ बैठकर कहीं गई हुई हैं। इसी बीच में वो निश्चिंत हो जाता है कि शायद उसकी पत्नी का कोई काम होगा जिसका नाम गीता होता है, किसी के साथ गई होगी, काम करवा कर वापस आ जाएगी। धीरे-धीरे समय बीत रहा था, करीब 1-2 घंटे बीतते हैं, 3 घंटे बीतते हैं, धीरे-धीरे शाम हो जाती है। इसी बीच में गुरु यादव की चिंता बढ़ जाती है, गुरु यादव बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाता है, हैरान परेशान हो जाता है। नाते रिश्तेदारी में फ़ोन करके पूछ लिया जाता है, लेकिन उनका कहीं अभी तक पता नहीं चल रहा। अब वो जिस थाने में चौकीदार था, उसी थाने में पहुँच जाता है और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाता है। थानेदार रिपोर्ट दर्ज करते हैं, थानेदार उनसे पूछते हैं कब से गायब हैं, तभी वो बताते हैं कि दरअसल बहू का कहना है कि वो सुबह एक बाइक सवार के साथ गई थी और वापस नहीं आई, ना ही उनका फ़ोन लग रहा है और ना ही उनका कोई अता पता चल रहा है कि आखिर क्या बात है। रिपोर्ट दर्ज कर ली जाती, पुलिस अपने कार्य शुरू कर देती, तलाशना शुरू कर देती। क्योंकि वो उसी थाने का चौकीदार था, तो पुलिस ज़रा भी देर नहीं करती है, तुरंत अपने कार्य में जुट जाती है। लेकिन सबसे पहले तहकीकात करना तो पुलिस का काम होता है, वो पहुँचती है घर, घर पहुँचने के बाद बहू के बयान लिए जाते हैं। बहू जो कुछ भी बताती है, पुलिस उसे रिकॉर्ड करके अपने छानबीन में लग जाती है। धीरे से 2 तारीख से 3 तारीख आ जाती, 3 से 4 तारीख आ जाती है। जब 4 तारीख आ जाती है तो कुछ ऐसा होता है कि 5 तारीख की सुबह-सुबह बहू फ्रेश होने के लिए घर से बाहर जाती है, जो पास में ही बाथरूम बना हुआ था, वहाँ जाती है और ज़ोर से चीख पड़ती है। इतनी तेज़ चिल्लाती है कि कुछ मानो कि पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है। धीरे-धीरे पूरे मोहल्ला इकट्ठा होता है, भीड़ लगना शुरू हो जाती है। दरअसल बहू क्या देखती है कि पानी की टंकी से एक साड़ी का पल्लू निकला हुआ है, जो उसी की सास का हुआ करता है। यह सूचना पुलिस को दी जाती है, पुलिस आती है, पानी की टंकी में उस सबको देखती है। अब पुलिस का शक बहुत ज़्यादा गहरा जाता है। दरअसल गहरा इसलिए जाता है क्योंकि पानी की टंकी में शव कैसे आ गया? क्योंकि इसकी बहू का बयान जो होता है वो था कि सासू माँ बाइक सवार के साथ कहीं बाहर गई। अगर बाइक सवार के साथ बाहर जाती हैं, तो पानी में की टंकी में शव कैसे आ जाता है? ये सब बहुत ज़्यादा सवाल बने हुए थे, लेकिन पुलिस अपने तरीके से छानबीन कर रही थी। पुलिस का शक पूरा उसकी बहू के ऊपर जाता, बहू से कड़ी तरीके से पूछताछ की जाती। बहू कुछ भी नहीं कबूलती, इसी बीच में चौकीदार जो गुरुदत्त होता है, उसको भी पुलिस हिरासत में लेती है, उससे भी पूछताछ शुरू की जाती है। अब दोनों से जब पूछताछ की जा रही थी, दोनों गोल-मोल जवाब दे रहे थे, लेकिन जब दोनों के बयान दर्ज किए जाते हैं, तो दोनों के बयान अलग-अलग होते हैं। दरअसल 2 जनवरी की रात को चौकीदार जो होता है, ड्यूटी पर होता है। जब दोनों के बयान अलग-अलग दर्ज होते हैं, तो पुलिस का शक और गहरा जाता है। पुलिस गुड़िया से अपने तरीके से पूछताछ करती है, जो बहू होती है, उसका नाम गुड़िया होता है। गुड़िया से जब पुलिस अपने तरीके से पूछताछ करना शुरू कर देती है, तो गुड़िया टूट जाती है और जैसे ही गुड़िया टूटती है, तो वो सच बता देती है कि दरअसल उसने ही अपनी सासू माँ का कत्ल किया है, जिनका नाम गीता होता है। अब ये बात जैसे ही कबूलती है, तो उधर गुरुदत्त से पूछा जाता है, गुरु से जैसे ही गुरु यादव से पूछा जाता है
कि तुमने ऐसा क्यों किया? तो वो फिर गोल-मोल जवाब देता है, लेकिन उससे बहू पहले ही सब कुछ बता चुकी थी कि उसने अपने ससुर के साथ मिलकर अपनी सास की हत्या कर दी है। ऐसी घटना जब सामने आती है तो लोग बहुत ज़्यादा हैरान परेशान हो जाते हैं और पुलिस अपनी तहकीकात करना शुरू करती है। फिर दोबारा से पूछा जाता है कि आखिर तुमने क्यों ऐसा किया? तभी एक और खुलासा होता है कि उसकी बहू बताती है कि उसके जो संबंध हैं उसके ससुर के साथ कई दिनों से चल रहे थे। करीब 2 साल से चल रहे थे। उसका जो पति होता है प्रदीप यादव, वो लगातार शादी के बाद बाहर रहता है, लेकिन उसकी तन्हाई दूर नहीं हो रही थी। उसकी शारीरिक इच्छा पूरी नहीं हो पा रही थी, इसलिए वो अपने ससुर का प्रयोग करती है, अपने ससुर के साथ संबंध बनाती है, उनको भी खुशी करती है और अपने भी जिस्माती गर्मी को शांत कर रही थी। लगातार ऐसा चल रहा था। जब ऐसा चलता है तो वो कबूलती है कि दरअसल एक रात की बात है, वो उनके ससुर के पैर में दर्द हो रहा था। इसी बीच में वो मालिश कर रही थी। मालिश करते-करते दोनों का मूड बदल जाता है और दोनों शारीरिक संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब दोनों शारीरिक संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो एक बार शारीरिक संबंध बनता है। अब लगातार 2 साल से ऐसा ही चल रहा था। गुरुदत्त क्या बताता है कि दरअसल वो रात्रि के समय करीब 2 बजे का समय होता है, अपनी बहू के साथ संबंध बना रहा था। इसी समय गेट खुलने की आवाज़ आती है और वो क्या देखती है कि उसकी सास सामने खड़ी है। अब सास उस पर हमला कर देती है, ज़ोर-ज़ोर से थप्पड़ मारने लगती है, कहती है कि अभी बेटे को बता रही हूँ कि तुम दोनों कितना घिनौना काम कर रहे हो, क्या कर रहे हो? इसी बीच में जो उनकी बहू गुड़िया होती है, वो कहती है इसको पकड़ो, इसको हटाओ, खत्म करो, नहीं तो अगर इसने अपने तुम्हारे बेटे को प्रदीप को बता दिया, तो हमारी समाज में ज़रा भी इज़्ज़त नहीं रहेगी और हमारे रिश्ते भी खुल जाएँगे और हम लोग कुछ कर भी नहीं पाएँगे। यह बात जैसे ही वो कहता है तो उसका ससुर क्या करता है, पास में ही लकड़ी जल रही होती है, ठंड का माहौल होता है, बुझी हुई लकड़ी होती है, जली, वो उठाता है और उसके सिर पर लगातार वार कर देता है। जब उस पर सिर पे लगातार वार किए जाते हैं, उसकी बहू एक ईंट के पत्थर से भी उसके सिर पर वार करती है, कई जगह जब तक मारा जाता है, जब तक कि उसकी मृत्यु नहीं हो जाती। अब दोनों रात ही के समय उसको सबको उठाकर पानी की टंकी में डाल दिया जाता और रात में ही ससुर ड्यूटी पर चला जाता है। अब वो इस तरह से दिखाते हैं कि ससुर मानो कि ड्यूटी कर रहा हो। ड्यूटी भी चढ़वा देता, ऐसा ही चल रहा था। लेकिन पुलिस ने जब खुलासा किया, तो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान थे। प्रदीप को ज़रा भी भरोसा नहीं हो रहा था कि उसकी बहू आखिर ऐसा कै उसकी पत्नी जो धर्मपत्नी है, वो ऐसा कैसे कर सकती है और वो उसका जो पिता है, वो अपनी बहू के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन लगातार 2 साल से ऐसा हो रहा था, क्योंकि प्रदीप हमेशा बाहर रहता था। इसी बीच में कुछ ऐसा होता है कि जो गीता होती है, उसकी तो जान चली जाती है। इधर प्रदीप, उसका हँसता-खेलता परिवार गुज़र जाता है। उधर उसकी पत्नी जो होती है वो जेल जाती है, गुरु यादव भी जेल जाता है, दोनों को पुलिस गिरफ्तार करके जेल भेज दी जाती है। क्योंकि ये अवैध संबंध का मामला था। क्योंकि अवैध संबंध का नतीजा ही कुछ ऐसा होता है कि लगातार आप कुछ भी करें, कैसे भी रहें, अगर आपके अवैध संबंध हैं तो आज नहीं कल तो आप पकड़े ही जाएँगे। और उसका जो नतीजा होगा बहुत ही भयानक होगा, जैसा कि इन दोनों के साथ हुआ। दोनों जेल गए, इधर प्रदीप यादव की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, उधर गीता अपनी जान गँवा बैठती है। सब होता है अवैध संबंध।